देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समस्त क्लास 12th के विद्यार्थियों का मैं ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी का कविताओं का दो भाग, जिसमें आत्मपरिचय आपने पढ़ा था, आत्मपरिचय का कुछ अंश पढ़ने के बाद हम लोगों ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि वह भाग आपके सिलेबस से हट गया है। लेकिन आज हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो क्योंकि एक बार उसको आपने पढ़ लिया था, मैं आज रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, तो दोहराने में अगर नहीं है फिर भी उसके प्रश्न और उत्तर की जानकारी हमें और आपको होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके साथ साथ काव्य जो है वो समाज के बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ हमको प्रदान ही करता है, तो इसलिए सिलेबस से हटा हुआ है, बशर्ते उसकी जानकारी कुछ न कुछ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो आइए प्रश्न की विवेचना करते समय हम दोनों के प्रश्नों का विवेचन करेंगे, चाहे वो आत्मपरिचय का हो और चाहे दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाला एक गीत का हो। आप सिलेबस में भी देखेंगे तो इसका नाम एक गीत से लिखा हुआ है, जबकि इसके शीर्षक पे एक गीत शायद छपा हुआ नहीं है, शायद क्या कंफर्म छपा हुआ नहीं है, लेकिन एक गीत नाम से ही इसको आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आइए हम उन प्रश्नों को फिर से एक बार अपने मस्तिष्क पटल पे लाने की कोशिश करें और हृदयंगम हो जाए उसका उत्तर। तथ्यपरक और विस्तार परक दोनों ही तरीक़ों से हम उसकी पूरी पूरी जानकारी आज इकट्ठी करते हैं। उसी क्रम में कविता के साथ जरा आप सोचिएगा कि प्रायः ऐसा लिखा मिलता है अभ्यास में कि कविता के साथ, भैया कविता के साथ क्या है और कविता के बगैर क्या है। तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि कविता से बिल्कुल संबंधित, टू द पॉइंट, कविता के एक एक तथ्य के आधार पर जिन प्रश्नों का निर्माण किया गया वे प्रश्न कविता के साथ कहलाते हैं। और कविता के आसपास करके भी प्रश्न दिए रहते हैं। यद्यपि हमारा फर्ज बनता है कि कविता के पास और कविता के आसपास दोनों ही तरह के प्रश्नों की विवेचना हम लोग करें, उनके बारे में जानें, उनका विस्तार करें और उनके मूल तथ्यों को हम संजो के रखें। देखिए, प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए दो तरीके होने आवश्यक है। एक तो उसका मूल तत्व हम जानें, हृदयंगम करें, जो हमारे मन मस्तिष्क में सदैव विराजमान रहे। और दूसरी चीज़, अगर वही प्रश्न आपको एक नंबर में आता है तो मूल तत्व लिख के आगे बढ़ लें, लेकिन अगर 2-3 नंबर में वह प्रश्न आ गया, 4 नंबर में आ गया, तो निश्चित तौर पे उस मूल तत्व की विवेचना करें, व्याख्या करें, विधिवत उसको समझाएं अपने उत्तर लिखते समय। उस समझाने का ढंग ऐसा हो कि अगले व्यक्ति को प्रश्न के उत्तर का पूरा पूरा स्वरूप 100% उसको समझ में आ ही जाए। तो और कविता के आसपास क्या है? जिस तरह की कविता आपने पढ़ी है, एक लिटरेचर टीचर, एक साहित्यिक अध्यापक, साहित्य के अध्यापक का ये फर्ज बनता है कि उस कविता से संबंधित, उस कविता से मिलती जुलती अर्थ देने वाली कोई और भी कविता आपके सामने पेश करें और उससे निकलने वाले, बनने वाले प्रश्नों को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। अथवा मुहावरे और लोकोक्तियाँ यदि उनका इंडिकेशन, अगर उनकी तरफ इशारा किया गया है कविता में, तो उनको भी वहाँ पे रखना अनिवार्य होता है। यह टीचिंग मेथड यानी शिक्षण पद्धति के अंतर्गत ये बात आती है। रोचकता तभी होगी जब उससे संबंधित चीज लाई जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह बात रोचक नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आज की खबर में आपने देखा होगा कि पहले बैंक इत्यादि में अगर बैंक डूब जाए, दिवालिया हो जाए, तो 1 लाख रुपया लोगों का सुरक्षित रहता था। आज की खबर के अकॉर्डिंग 5 लाख तक सुरक्षित रहेगा। तो अब इसी को अगर एक पत्रकार लिखेगा तो ये टॉपिक कुछ ऐसे दे सकता है, नहीं डूबेंगे 5 लाख, चाहे कितना भी आए बाढ़ सा संकट। अब आप टेंशन में हो जाओगे, यार 5 लाख नहीं डूबेंगे, बाढ़ वाले में क्या मतलब है। अब वो विस्तार देगा जब प्रश्न को, सॉरी समाचार को, तो कुछ ऐसे लिखेगा, वो मुखड़े में बताएगा कि पहले अगर बैंक किसी तरीके से दिवालिया हो या डूब जाए तो ऐसी कंडीशन में 1 लाख तक के पैसे की जिम्मेदारी सरकार की होती थी, बाकी इसके बाद का पैसा ही आपका डूबता था। अब 5 लाख तक के पैसे को सुरक्षित समझिए। सोचिए न्यूज क्या है। न्यूज को एक पत्रकार अपने चुटीले लैंग्वेज में, अपने चुटीले अंदाज में, एक बेहतरीन प्रदर्शन के अंदाज में रखता है और उसका परिणाम आपको क्या होगा
कि आप उस चीज़ को बड़े अट्रैक्टिव ढंग से उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो यहाँ देखिए, ये आत्मपरिचय से संबंधित है। कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। तो सच में अगर आप ये इन लाइनों को मिला के देखें तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा कि कारण के विपरीत कार्य हो, यह विरोधाभास है। कारण के विपरीत कार्य का मतलब, आप अगर कहीं ऐसी बात लिखा हो, वह बहुत ही वीक है, खड़े होने में चक्कर आता है, लेकिन कुदाल लेकर दिन भर मेहनत करता है, ये विरोध नहीं हुआ। अरे भाई, खड़े होने में चक्कर आता है तो कुदाल क्या खाक चलाएगा, तो ये विरोध है। और ऐसी स्थिति जब, यानी मेहनत करने का कारण क्या है, आपके शरीर में बल होना, बल नहीं है और मेहनत कर रहा है, तो ये विरोध है। और ऐसी विरोध की स्थितियां जहाँ कविता में होती हैं वो विरोधाभास के अंतर्गत आता है। यहाँ भी क्या है, ये जगत के जीवन का भार लेके घूमने की भी बात करते हैं और यह भी कहते हैं कि मैं दुनिया का कभी ध्यान नहीं करता हूँ। तो भैया, जब ध्यान ही जिसका नहीं करेंगे तो आप उसके भार को कैसे लेके ढो रहे हैं। अगर कोई पिता अपने घर का ध्यान ही न दे, आप कोई लिख दे ये अपने घर का ध्यान नहीं करते, इसका मतलब वो घर वालों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, ना तो उनके लिए कमा के कुछ देते हैं, ना उनका ध्यान रखते हैं, ना उनके बीमारी आरामी पे खड़े होते हैं। और फिर कोई बोले नहीं ये पूरे घर का भार लेके चलते हैं, तो दोनों तो सटीक होगा नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, इसका अर्थ जानिए। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं जगत के कल्याणार्थ, जगत के समस्त प्राणी मात्र, जीव मात्र के कल्याण करने के लिए कामना रखता हूँ, प्रयास करता हूँ और यथासंभव सहयोग उनका करता रहता हूँ। लेकिन जगत मेरे लिए क्या सोचता है, जगत मुझसे मेरे विरोध में क्या कुछ कहता है, सुनता है, मेरे पीठ पीछे क्या करता है, मेरे बारे में जगत क्या सोचता है, इसकी चिंता मैं हरिवंश राय बच्चन कभी नहीं करता हूँ। अर्थात बात सिद्ध हो गई ना कि ये जगत के जीवन का भार लिए फिरते हैं, जगत के कल्याणार्थ हर प्रयास करते हैं, परंतु दुनिया क्या सोचती है इसकी चिंता वो नहीं करते। दुनिया के सोचने की, दुनिया के पीठ पीछे कहने के, बात बनाने के बारे में ये चिंता नहीं करते हैं। अगला बंदा कुछ भी करे, हमें तो जो करना है वही करेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा किसी अपने पेरेंट्स से कुछ भी खाने की जिद करे, लेकिन वे माता पिता उसको उन्हीं चीज़ों को खाने के लिए देने की कोशिश करते हैं जो उसके लिए लाभप्रद हो। तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ है, कुपथ नाग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि योगी। कि हे मुनि योगी कहने का मतलब है, हे श्रेष्ठ जनों, हे समझदार लोगों, हे विद्वत जनों, सच में रोग से ग्रसित रोगी कुछ खा के मर जाने के लिए वैद्य से बार बार मांगता है। आप बताओ, किसी डॉक्टर से कोई कहे, डॉक्टर साहब कैंसर हो गया, अब तो मरना ही है भैया, आ जाइए साइनाइड हमको ला के दे दो, खा के मर जाए ताकि इतना दिन दर्द न सहना पड़े, तो डॉक्टर उसको साइनाइड तो नहीं खिलाएगा। दर्द बहुत हो जाएगी तो ऐसी गोली जरूर खिला देगा कि वो अधिकांश समय में बेहोश रहे, होश में कमाए, लेकिन साइनाइड झर दे के तो नहीं मारेगा, इसमें तो दो रह नहीं। तो वैसे ही माता पिता भी आपके लिए जो अकल्याण की चीज़ें हैं उनको किसी को प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो विपरीत लगते हुए अर्थों का आशय आप समझ गए होंगे कि दुनिया के हित की चिंता करते हुए हरिवंश राय बच्चन जी सदैव दुनिया का भार लिए घूमते हैं, लेकिन जग का कभी ध्यान नहीं करते। जग उनके बारे में क्या सोचता है, जग उनके बारे में क्या कहता है। लोग, एक शब्द है मुहा मुही करना, मतलब पीठ पीछे चुगली करना, तो वो पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं इसका कदापि ध्यान नहीं करते, क्योंकि पीठ पीछे तो हर किसी को कुछ न कुछ लोग कहते ही रहते हैं। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी रहते हैं, नादान भी होते हैं। गजब का क्वेश्चन है और बढ़िया सा अर्थ देता है। अर्थात जैसे मान लो आप देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पढ़ने वाले हो, आपके पेरेंट्स इस खर्चे को उठाने में सक्षम हैं, तो
तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं हुआ कि देवरिया जिले के जितने अभिभावक हैं सारे इतना खर्चा उठा ही लेते होंगे, उठा लेने में सक्षम हैं। कुछ तो इसी लायक होंगे बेचारे जो कपड़ा और खाना ही पहन पूरा कर दें बच्चों का, वही बहुत है। प्राइमरी में पढ़ा लें वही बहुत है, सरकारी कॉलेज में पढ़ा लें वही बहुत है। कुछ ऐसे होंगे जो केवल खिला ही पा रहे होंगे, कहीं भी नहीं पढ़ा रहे होंगे मुफ्त शिक्षा होने के बावजूद। तो जहाँ एक तरफ धनियों की कमी नहीं है, वहीं एक तरफ दोनों टाइम खाना नहीं खा पाने वालों की भी कमी नहीं है। और दूसरी चीज़, नादान जिसके पास दाना नहीं है। दाना जो एकदम सुख और संपन्नता से भरा हुआ है, एक वो लोग भी हैं यहीं पे इसी दुनिया में जो शहर के सबसे महंगे होटल में हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन खा के चले आते हैं। एक ऐसे भी लोग हैं जो कोटे से मिले हुए अन्न को भी खाने और पकाने के लिए घर में व्यवस्था नहीं है और खाने को नहीं पाते। दोनों तरफ की चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। एक व्यक्ति के आधार पर पूरे जगत को नापना नहीं चाहिए। दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, ना तो सारे लोग अमीर हैं, ना तो सारे लोग गरीब हैं, ना तो सारे लोग खुशहाल हैं, ना तो सारे लोग दुखी हैं। अगला क्वेश्चन, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं कुछ और हूँ, जगत कुछ और है। हमारा और जगत का नाता नहीं बैठ पाता, दिल नहीं मिलता। हाँ, मैं जगत के कल्याणार्थ सारा काम करता हूँ, लेकिन दिल का मिलना और बात है, कल्याण के लिए काम करना और बात है। आपके माता पिता आपके कल्याण के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या जितना उनके दिल में प्यार है उतना ही प्यार आपके भी दिल में है? तो उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि बचपन में उन्होंने सब कुछ आप पे न्यौछावर कर दिया। क्या आप उनके वृद्धावस्था में अपना सारा सुख, सारा चैन, सारी खुशी, सारी आमदनी छोड़ करके उनकी सेवा करने जा पाओगे? तो उत्तर मुझे लगता है कि बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिलेगा। आप विकल्प अपनाओगे, लेकिन सारा कुछ छोड़ के उनके लिए नहीं जा पाओगे। लेकिन माता पिता अपना बहुत कुछ छोड़ के अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं। मैं और जग और, अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी जगत का कल्याण करने वाले हैं, और जगत वाले ऐसे हैं अपने लाभ के लिए दूसरों की हानि तक कर देते हैं। तो कहते हैं मेरा स्वभाव कुछ और है, जगत का स्वभाव कुछ और है। जगत चालाकी करता है दूसरे को ठगने के लिए, हरिवंश राय बच्चन जी सुकून में हो जाते हैं दूसरे का कल्याण करने के साथ में। तो दोनों में बड़ा अंतर है। कहते हैं इसीलिए मेरा और जगत का नाता नहीं बैठ पाता है, दोनों में रिलेशन नहीं हो पाते हैं, दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और माने विरोध, मतलब अलग। और शब्द ने मैं और, मेरा स्वभाव कुछ और है, मैं दूसरे तरह का हूँ। और माने तथा, जग और, लेकिन जग का स्वभाव दूसरा है, ये कहने का भाव है। शीतलवाणी में आग शब्द का क्या अभिप्राय है? शीतलवाणी मतलब, मैं शब्द तो साधारण बोलता हूँ, लेकिन शब्द के अर्थ बड़े गंभीर होते हैं। यही बात है शीतलवाणी में आग। कहा तो बहुत साधारण ढंग से, लेकिन वो शब्द जब चोट कर जाएगा तो इतना प्रभावी होगा कि वह शब्द आप कभी उसको भुला नहीं पाएंगे। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे इस बात की उम्मीद लगाए हुए अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे कि माँ चिड़िया और चिड़ा दोनों आएंगे, हम लोग जम के आपस में खूब सारा प्यार करेंगे, कुछ दाना लाएंगे, हम लोग खा के खुश हो जाएंगे। माँ का स्पर्श, माँ के साथ चूं चूं करके उससे उसके पास सिमट लेना, उससे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता चिड़िया बच्चों को गले लगाएगी, लेकिन हाँ लगाएगी। हाथ नहीं है, उसके पीठ पे नहीं रख सकती, लेकिन गले से गला मिला के खूब सारा प्यार करेंगे। इसलिए बच्चे अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। शाम हुई है, हर शाम आते हैं माता पिता, और उनके आने का इंतज़ार बच्चों की आंखों में बड़े बेसब्री से तैर रहा होगा। उन्होंने अपने पलकें बिछा रखी होंगी रास्ते पे, यानी बड़े बेसब्री से, बड़े बेताबी से, बड़े धीरज छोड़ के वो इंतज़ार कर रहे होंगे, ऐसा इनको लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता किस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कहने का अर्थ है कि जैसी मन ही स्थिति होती है वैसी ही दुनिया हमको दिखाई देती है। जब सच में जब कोई
स्नेह करने वाला घर पे इंतज़ार कर रहा हो और आपको घर पहुंचने में देरी हो रही हो, तो ऐसा प्रतीत होता है कि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, जबकि समय एक ही गति से चलता है। समय कभी अपनी गति नहीं बदलता, अपनी स्पीड नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि समय दिन भर धीरे धीरे चलता है और शाम को समय भागने लगता है एकदम बिल्कुल बहुत भयंकर तरीके, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात मन की मनस्थिति ही व्यक्ति को सारी चीज़ों की कंडीशन कंफर्म करती है। अर्थात जिनको घर जाने की जल्दी है, अपने लोगों से मिलने और उनके साथ प्यार से बैठ के बातें करने, कुछ हंसी खुशी की बातें करके आनंद लेने की जल्दी है, ऐसे लोग जब घर पहुंचने में देर हो रही हो चिड़िया की तरह, तो वे थके हुए होने के बाद भी आतुर हो जाते हैं, व्याकुल होकर के, और अपनी गति बढ़ा देते हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि समय बड़े जल्दी जल्दी बीत रहा है। निश्चित तौर पे समय को इतनी जल्दी तो नहीं बीतना चाहिए। बॉयज गर्ल्स, 6 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। और एक और क्वेश्चन जान लीजिए, कवि को विह्वलता क्यों है? कवि के पांव शिथिल क्यों पड़ रहे हैं? 2 प्रश्न और बनता है। कवि के पांव शिथिल इसलिए पड़ रहे हैं कि इनसे मिलने के लिए घर पे कोई नहीं है। कवि के पांव इसलिए शिथिल पड़ रहे हैं कि वो सोचते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हूँ किसके हित चंचल, मेरे कदमों में तेजी किसके लिए आए, कोई है ही नहीं मिलने वाला मेरे लिए, तो जैसे रास्ता वैसे घर। तो घर पे भी पहुँच के क्या करना है, रास्ते में ही चलते रहें, कम से कम रास्ते में नई नई चीज़ें तो दिखेंगी। घर पे जाके कोई प्यार करने वाला, कोई बहुत अधिक चाहत रखने वाला है ही नहीं, बच्चे हैं नहीं, पत्नी है नहीं, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे जाके। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी कह बैठते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। आगे की लाइन है, यह प्रश्न शिथिल करता मन को, भरता उर में विह्वलता है। उर माने हृदय। यह प्रश्न जब मेरे मन में उठता है तो मैं बेचैन हो उठता हूँ, मन विह्वल हो जाता है। और फिर से कविता की लाइनें आती हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन के लिए नहीं, इनके लिए तो दिन का ढलना बहुत धीमी गति के साथ है। बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग मेरी इन सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।